राजा और पंडित की कहानी। एक समय की बात है, गौतूर नाम के एक गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। उन्होंने एक साहूकार के पास 500 रुपये ये सोचकर जमा करा दिए कि जब उनकी बेटी की शादी होगी तो ये पैसे उनके काम आएंगे। देखते ही देखते समय निकलता गया और बेटी शादी योग्य हो गई। पंडित जी ने अपनी बेटी के लिए योग्य वर देखना शुरू कर दिया। उन्हें अपनी पुत्री के लिए एक लड़का पसंद भी आया, जिसके बाद पंडित जी साहूकार के पास अपने पैसे लेने गए। साहूकार ने उन्हें पैसे देने से इनकार करते हुए कहा, मेरे पास आपने कोई पैसे जमा नहीं कराए। आपके पास क्या सबूत है कि आपने मेरे पास पैसे रखे थे? क्या आपके पास उसका कोई लिखित प्रमाण है? साहूकार की ये बातें सुनकर पंडित जी परेशान हो जाते हैं और वे समझ जाते हैं कि साहूकार ने उनके पैसे हड़प लिए हैं। एक दिन पंडित जी मंदिर से घर लौट रहे थे, तभी उनके दिमाग में विचार आया कि उन्हें उस साहूकार की शिकायत राजा से करनी चाहिए। हो सकता है राजा इस परेशानी का कोई हल निकाल दें। पंडित जी बिना देरी किए राजा से मिलने के लिए पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने अपनी परेशानी राजा के सामने रखी। पंडित जी की बात सुनकर राजा ने कहा कि कल नगर के लिए हमारी सवारी निकलेगी, तुम उस समय उस साहूकार की दुकान के सामने जाकर खड़े हो जाना। राजा की बात सुनकर पंडित जी अपना झोला उठाकर घर को निकल गए। अगले दिन राजा की सवारी निकली। नगरवासियों ने उन्हें फूलों की माला पहनाई व आरती उतारी। पंडित जी राजा के कहे अनुसार उस दुकान के सामने खड़े हो गए। राजा की सवारी साहूकार की दुकान के सामने आई तो राजा ने पंडित जी को देखाकर प्रणाम किया और उनसे कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप हमारे गुरु हैं, आप हमारे साथ बग्घी में चलिए। पंडित के बग्घी में बैठने के बाद साहूकार ने राजा की पूजा की और उन्हें फूलों की माला पहनाई। उसके बाद राजा की बग्घी आगे बढ़ गई। पंडित जी को कुछ दूर आगे जाने के बाद राजा ने बग्घी से उतार दिया और बोला कि मैंने अपना काम कर दिया है, अब आगे देखो क्या होता है। पंडित और राजा के संबंध को देखकर साहूकार सोच में पड़ गया और उसे घबराहट होने लगी कि कहीं पंडित उसकी शिकायत राजा से न कर दे। वह घर जाकर रात भर सो नहीं पाया। सुबह दुकान पर जाकर सबसे पहले साहूकार ने अपने मुनीम को पंडित जी को सम्मान दुकान में लाने के लिए कहा। मुनीम पंडित जी को ढूंढने निकल गया। कुछ देर बाद पंडित जी उसे नगर में एक पेड़ की छाव में आराम करते हुए नजर आए। मुनीम ने पंडित जी को कहा कि साहूकार ने उनको दुकान में लेकर आने के लिए भेजा है। मुनीम पंडित जी को सम्मान के साथ दुकान लेकर जाता है। साहूकार पंडित जी को आदर सम्मान के साथ बिठाते हुए कहता है, मैंने पुराने खाते की अच्छी तरह जांच की और उसमें आपने मुझे 500 रुपये दिए थे, इसकी जानकारी मिली है। ये पैसा पीछे 10 सालों से मेरे पास जमा है, जिस वजह से इसका ब्याज मिलाकर यह 12,500 रुपये हो गए हैं। फिर साहूकार उन्हें 13,500 रुपये देता हुए कहता है कि आपकी बेटी मेरी भी बेटी की तरह है, तो ये 1,000 रुपये मेरी तरफ से उसकी शादी के लिए हैं। साहूकार ने पंडित जी को 13,500 रुपये देकर बड़े ही प्रेम के साथ विदा किया। इस तरह पंडित जी को उनके अपने पैसों के साथ ही उसका ब्याज और शादी के लिए साहूकार की तरफ से 1,000 रुपये अतिरिक्त मिल गए। कहानी से सीख, अगर कोई किसी को परेशान कर रहा है तो उसके सामने गिड़गिड़ाने की बजाय ऐसे व्यक्ति से मदद मांगे जो इस समस्या से उसे निकाल सकता है। भालू की बहादुरी। भगेलू नाम का एक मदारी था। एक दिन वह जंगल के पास से जा रहा था। उसने देखा कि पगडंडी पर भालू का एक छोटा सा बच्चा पड़ा हुआ है। उसके दोनों पैरों में चोट लगी थी, खून बह रहा था। ये देखकर भगेलू को दया आ गई। उसने अपनी धोती फाड़कर भालू के बच्चे की पट्टी बांधी। देर तक उसका सिर सहलाता रहा। तब तक खून बहना भी कुछ कम हो गया था। भगेलू आगे चले के लिए उठ खड़ा हुआ। जैसे ही वह 2-4 कदम बढ़ा होगा कि भालू का बच्चा गुर्राकर उसे बुलाने लगा। भगेलू समझ गया कि भालू का बच्चा नहीं चाहता है कि वह वहां से जाए, पर उस जंगल में भला भगेलू कितनी देर और रोक सकता था। इसलिए उसने साइकिल पर पीछे भालू के बच्चे को बांधा और घर की ओर चल पड़ा। घर जाकर भगेलू ने जैसे ही भालू के बच्चे को उतारा कि पड़ोस के बहुत से बच्चे उसे देखने के लिए इकट्ठे हो गए। भालू का बच्चा इतनी सारी भीड़ को पहली बार अपने आसपास देख रहा था। वह गुर्राने लगा। भगेलू समझ गया कि उसे यह अच्छा नहीं लग रहा है। जाओ बच्चों, फिर आना नहीं तो काट खाएगा। ये कहकर भगेलू ने सभी बच्चों को भगा दिया।
भगेलू ने भालू के बच्चे को खूब पुचकारा, उसके घाव पर दवा लगाई और बहुत सी चीजें खाने के लिए दी। भगेलू के पास कई बंदर थे जिन्हें नाचकर खेल दिखाया करता था। उन्हीं के पास उसने भालू के बच्चे को भी बांध दिया। जल्दी ही भालू का बच्चा सभी से खूब हिलमिल गया। सारे बंदर उसके पक्के मित्र बन गए। वह उनसे खूब बातें करता। भगेलू तो उसे बहुत ही प्यार करता था। वह उसे खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें देता। भगेलू ने प्यार से उसका नाम रखा था मोती। उसने मोती को खूब सुंदर नाच भी सिखा दिया था। उसके पैरों में घुंघरू बांध दिए थे। भगेलू के इशारे पर मोती ठुमक ठुमक कर ऐसा सुंदर नाचता कि देखने वाला बस देखता ही रह जाता। एक दिन की बात है, भगेलू मोती को लेकर पास के गांव में गया। वहां मोती ने तरह तरह का तमाशा दिखाया। भगेलू ने उसे बहुत सारी बातें दिखाई थी, जैसे पालती लगाकर, आंखें बंद करके ध्यान करना, हाथ जोड़कर नमस्कार करना, आरती उतरना, व्यायाम करना, नकल करना, नाचना आदि आदि। एक गांव में खेल दिखाते हुए भगेलू को रात हो गई। वहां से जाना तो जल्दी चाहता था, पर गांव के बच्चों और बड़ों ने उसे ऐसा घेरा कि उठने ही न दिया। भगेलू को पैसे भी खूब मिल रहे थे, इसलिए भी उसने उठने की जल्दी नहीं दिखाई। जब खेल खत्म हुआ तो रात के 8 बजे थे। घुपाघूप अंधेरा हो रहा था। गांव का रास्ता भी उबड़ खाबड़ था। जाड़े के दिन थे, ठंडी हवा बह रही थी। सर्दी के कारण दांत बज रहे थे। भगेलू सोच रहा था कि अब घर कैसे जाएं। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। वह लग तभी गांव के मुखिया ने भगेलू से कहा कि आज की रात वह उसी के यहाँ रह जाए। भगेलू ने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। मुखिया ने भगेलू और मोती को खूब अच्छा खाना खिलाया। मोती को उन्होंने अपनी भैंसों के पास ही बांध दिया। भगेलू अलाव के पास बैठा मुखिया से देर तक गपशप करता रहा। फिर गरम गरम रजाई में घुसते ही जल्दी ही सबको नींद आ गई। नई जगह होने के कारण मोती को नींद नहीं आ रही थी। बहुत देर तक वह भैंसों से बात करता रहा। जब वे भी सो गई तो वह बैठा बैठा न जाने क्या क्या सोचता रहा। बचपन से लेकर अब तक की सारी घटनाएं उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। वह अपने मालिक के बारे में सोच रहा था कि वे कितने अच्छे हैं और उसका हर समय ध्यान रखते हैं और उसे कितना प्यार करते हैं। सहसा तभी मोती ने खटखट की आवाज सुनी। वह चौंक गया। उसने सिर उठाकर देखा। उस घने अंधेरे में भी मोती ने देख लिया कि सामने 2 आदमी खड़े थे। वह सोच रहा था कि कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं। तभी एक आदमी ने मोती के पास बंधी हुई भैंस को खोलना शुरू कर दिया। पल भर में ही मोती सारी बात समझ गया। ओह, ये तो चोर है, भैंस चुराने आए हैं, अपने आप से उसने कहा। वह सोचने लगा कि मैंने मुखिया का अन्न खाया है, मुझे उनके प्रति वफादार होना ही चाहिए। ये बात भी उसके मन में कौंध गई कि उसका मालिक भी अंदर सोया है। हो सकता है कि सुबह होने पर वे समझे कि उसी ने चोरी कराई है और उसे मारे पीटे, बुरा भला कहें। मुझे प्राण देकर भी मालिक पर आई विपत्ति को दूर करना होगा, मोती ने मन ही मन कहा। तभी मोती ने पाया कि एक आदमी मोती के पास खड़ा होकर उसकी रस्सी खोल रहा है। वह गलती से अंधेरे में मोती को भैंस समझ बैठा था। पल भर में ही एक विचार मोती के मन में आया। वह चुपचाप खड़ा रहा, पर जैसे ही रस्सी खोलकर आदमी उसे लेकर आगे बढ़ा कि मोती ने अपने दोनों पैरों पर खड़े होकर बड़े ही साहस के साथ दोनों हाथों से उसे कसकर पकड़ लिया। चोर बुरी तरह हड़बड़ा गया। वो जोरों से चीखने लगा। रस्सी उसके हाथ से छूट गई। अंधेरे के कारण दूसरा चोर भी समझ न पाया कि मामला क्या है। उसने समझा कि उसका साथी रंगे हाथों पकड़ा गया है, अतः वह भी भैंस छोड़ छाड़कर सिर पर पांव रखकर वहां से भागा। चोर की चीख सुनकर मुखिया और भगेलू भी जाग गए थे। दोनों लाठी लेकर बाहर दौड़े। टार्च से रोशनी डालने पर उन्होंने देखा कि मोती एक आदमी को कसकर पकड़े खड़ा था, दांतों से उसे काट रहा है। एक भैंस खूंटे से खुली खड़ी है और वह भी रंभा रही है। तुरंत ही उसकी समझ में सारी बात आ गई। मुखिया ने आगे बढ़कर मोती का सिर थपथपाया। शाबाश मोती, और चोर को उसके पंजे से छुड़ाया। भगेलू ने रस्सी से कसकर चोर को बांध दिया। सुबह उसे थाने भेजेंगे, मुखिया ने कहा। मुखिया और भगेलू दोनों ने मोती को खूब प्यार किया और उसकी बहुत तारीफ की। आज मोती के कारण हम इतनी बड़ी हानि से बचे हैं, मुखिया कह रहा था। सुबह होते ही सारे गांव में मोती की बहादुरी की बात फैल गई। उसे देखने पूरा का पूरा गांव ही इकट्ठा हो गया था। गांव वाले उसके लिए बहुत सारे उपहार भी लाए थे। मुखिया ने भी प्रसन्न होकर भगेलू को बहुत सारा इनाम दिया था। यही नहीं, दूसरे दिन अखबार में मोती की बहादुरी की खबर छपी भी थी। चतुर भोजन भट्ट। भागवंती की एक चूहिया थी। उसके 2 बच्चे थे, चुनचुन और मुनमुन। भागवंती अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी। बच्चे थे भी बड़े योग्य।
वे दोनों सुबह जल्दी उठ जाते, मन लगाकर शिक्षा लेते, माता पिता और बड़ों का कहना मानते। कुछ दिनों में चुनचुन मुनमुन पड़ोस के बुरे बच्चों के साथ रहने लगे थे। उनमें एक गंदी आदत आ गई थी, वह थी चटोरेपन की। धीरे धीरे वह आदत बढ़ती ही गई। दोनों को घर का खाना बिल्कुल भी न भाता। माँ जो कुछ खाने को देती, उनमें थोड़ा बहुत मुंह मारते और फिर इधर उधर फेंकाते। माँ के डर से ही वे ऐसा करते थे। एक दो बार भागवंती ने उनका काम देखकर डांटा भी था। चुनचुन और मुनमुन का स्वास्थ्य पहले बहुत अच्छा था। मोटा गोल मटोल सा शरीर, दमकती काली आंखें। स्वास्थ्य होने के कारण वे सुंदर भी बहुत लगते थे। सुंदरता का सबसे बड़ा रहस्य अच्छा स्वास्थ्य ही है। उनके गोल मोल शरीर को देखकर कई बार पूसी मौसी भी उन पर ताक लगा चुकी थी, पर हर बार उन्हें निराश ही होना पड़ा था, क्योंकि चुनचुन मुनमुन बड़े ही फुर्तीले थे। उन्हें पकड़ पाना सरल न था। खतरे का आभास भर होने पर वे बिजली की भांति दौड़ जाते थे। पूसी मौसी को होंठों पर जीभ फिराकर ही रह जाना पड़ता था। पर धीरे धीरे चुनचुन मुनमुन दुबले होने लगे। भागवंती ये देखकर बड़ी चिंतित हुई। बच्चों के दुबले होने का कारण उसकी समझ में न आया। वह तो पहले की भांति उनके लिए पौष्टिक चीजें लाती थी, फल, मक्खन, बिस्कुट, रोटी आदि। भागवंती ने बच्चों पर निगाह रखनी शुरू कर दी। जल्दी ही उनके दुबले होने का कारण उसकी समझ में आ गया। वे घर का खाना तो छूते भर थे। वे दोनों चाट पकौड़े और मिठाई की दुकानों पर पहुंच जाते और वहां जी भरकर खाते। भागवंती ने अपने बच्चों को बहुत समझाया। कहा, बच्चों, तुम जैसा खाना खाओगे वैसा ही तुम्हारा शरीर बनेगा। देखो, मिठाई और चाट पकौड़े कभी कभी खाना ही ठीक रहता है। इन्हें रोज रोज खाने से तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत ही खराब हो जाएगा। तुम बीमार पड़ जाओगे। तुम नहीं जानते कि ये चीजें ही खाकर तुम दिन पर दिन कितने दुबले होते जा रहे हो। अब नहीं खाएंगे माँ, दोनों बच्चे माँ से कहते, पर जैसे ही वे घर से बाहर निकलते थे उनके मुंह में पानी भर आता। पैर से अचानक ही उधर बढ़ जाते। मिठाई चाट को देखकर उनके मुंह में लार निकलने लगती। न भैया न, हम नहीं खाएंगे खराब चीजें। माँ ने मना जो किया न। चुनचुन ने कहा, सुन, बस आज ही खा लेते हैं, कल से फिर नहीं खाएंगे, इधर आएंगे भी नहीं। मुनमुन कहता और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर उधर ही बढ़ जाते। रोज रोज ऐसा ही होता। उनका कल कभी आता ही न था। वे बस कल पर बात टालकर रह जाते थे। जो उसी समय काम नहीं करते, कल कल करते हैं, वे हमेशा बेअक्ल ही रहते हैं। उनका सोचा कभी पूरा होता ही नहीं। आलसी और अविवेकी ही आज नहीं कल ऐसा सोचते हैं। एक बार किसी त्योहार का अवसर था। कई दिनों पहले से दुकानों पर स्वादिष्ट चीजें बननी शुरू हो गई थी। चुनचुन मुनमुन की खूब बन आई। वे सबकी आंख बचाकर छक्कर खाते। 4-5 दिनों तक वे ऐसा ही करते रहे। उनके पेट खराब हो गए, पर दोनों ने खाने का मोह न छोड़ा। स्वाद स्वाद में दोनों खूब खा जाते, यहाँ तक कि उनके लिए चलना भी कठिन हो जाता। धीरे धीरे वे घर पहुँचते। एक दिन जब वे टहलते हुए जा रहे थे कि पूसी मौसी ने उन्हें देख लिया। आज नहीं बच पाओगे बच्चू, मन ही मन उसने कहा और पीछे से चुपचाप चुनचुन की पूंछ पकड़ ली। चुनचुन घबराकर तेजी से भागा और संकरी नाली में जाकर छिप गया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। आज वह पूसी मौसी के मुंह में जाने से बाल बाल बचा था। काफी देर बाद चुनचुन मुनमुन दोनों नाली से निकले, पर यह क्या, चुनचुन की पूंछ ही गायब थी। अपनी कटी हुई पूंछ देखकर चुनचुन बहुत ही रोया। अब दोनों के पेट में दर्द भी होना शुरू हो गया था। जैसे तैसे वे घर पहुंचे। उनके पेट का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। रात भर वे दोनों दर्द से कहारते रहे। भागवंती बेचारी दर्द का कारण समझ ही न पा रही थी। वह दर्द कम करने के लिए कभी कोई उपाय करती तो कभी कोई, पर इन सबके बाद किसी से कोई लाभ ही न हो रहा था। सुबह होने पर भागवंती दौड़ी दौड़ी गई और पड़ोस की बूढ़ी किस्सो चूहिया को बुला लाई। बच्चों को दिखाते हुए वह बोली, ताई, तुम तो बड़ी अनुभवी हो, बच्चों को बचा लो, मुझे लगता है ये मरासू रखे हैं। किस्सो ने चुनचुन मुनमुन के पेट जोर जोर से दबा दबा कर देखे। अपना सिर हिलाते हुए वह बोली, भागो, कोई खास बात नहीं है, तेरे बच्चे ज्यादा खा गए हैं, इसीलिए पेट में दर्द हुआ है। पर हाँ री, इनकी आंतें भी बड़ी कमजोर हो गई लगती है। इन्हें महीने भर तक इधर उधर की चीजें न खाने देना, नहीं तो सचमुच ही ये मर जाएंगे। भागवंती ने दिन रात बच्चों पर कड़ी निगरानी रखनी शुरू कर दी। उनका बिल से बाहर निकलना भी बंद कर दिया। वह उन्हें बहुत ही परहेज का रूखा सूखा भोजन देती थी। फिर भी जब तक उनके पेट में दर्द आने लगता था। अब चुनचुन मुनमुन की समझ में अपनी गलती आ गई थी। ठीक होने पर फिर कभी उन्होंने चाट मिठाई की दुकान की ओर मुंह भी नहीं किया।
अब वे दूसरे बच्चों को भी अधिक चाट मिठाई खाते देखते तो मुनमुन कहता, न भाई न, अधिक न खाना इन्हें, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। भाई, यदि खराब चीजें खाओगे तो हमेशा के लिए अपना स्वास्थ्य गंवा बैठोगे। स्वास्थ्य खराब होने पर फिर जीवन भार हो जाता है, इसलिए जीभ पर काबू रखो। जो भी खाओ सोच समझकर खाओ। अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी समझ जीवन की ये दो बहुत बड़ी संपत्तियां है। चुनचुन भी अपना सिर हिलाकर उसकी बात का समर्थन किया करता था। आकाश और खुशबू। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में आकाश और खुशबू नाम के दो बच्चे रहते थे। वे एक दूसरे के पड़ोसी थे और बचपन से ही दोस्त थे। वे एक साथ खेलते थे, एक साथ पढ़ते थे और एक साथ हर चीज का आनंद लेते थे। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनका प्यार भी बढ़ता गया। वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। एक दिन आकाश और खुशबू ने अपने परिवारों को बताया कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं और वे शादी करना चाहते हैं। दोनों परिवारों को खुशी हुई और उन्होंने उनकी शादी की व्यवस्था की। शादी का दिन बहुत खूबसूरत था। आकाश और खुशबू बहुत खुश थे। उन्होंने एक दूसरे को अपना जीवन साथी चुना था और वे एक दूसरे के साथ अपना जीवन बिताने के लिए उत्सुक थे। शादी के बाद आकाश और खुशबू एक छोटे से शहर में रहने लगे। उन्होंने एक छोटा सा घर खरीदा और एक खुशहाल जीवन शुरू किया। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और वे एक दूसरे के लिए सब कुछ करते थे। एक दिन आकाश को एक अच्छी नौकरी का प्रस्ताव मिला। नौकरी एक बड़े शहर में थी और उन्हें शहर में जाना पड़ा। खुशबू को अपने परिवार और दोस्तों से दूर रहना बहुत दुख हुआ, लेकिन वह आकाश के साथ रहने के लिए तैयार थी। नए शहर में आकाश और खुशबू ने एक नया जीवन शुरू किया। उन्होंने एक बड़ा घर खरीदा और उन्होंने एक नई नौकरी शुरू की। वे अभी भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और वे एक दूसरे के लिए सब कुछ करते थे। एक दिन आकाश को काम के दौरान एक दुर्घटना हुई। वह बहुत गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। खुशबू बहुत चिंतित थी। वह आकाश के बिना नहीं रह सकती थी। आकाश को अस्पताल में कई महीने बिताने पड़े। वह बहुत बीमार था और उसे ठीक होने में समय लगा। खुशबू ने उसे हर कदम पर खड़ा किया। उसने उसकी देखभाल की और उसने उसे ठीक होने के लिए प्रोत्साहित किया। आखिरकार आकाश ठीक हो गया। वह अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और वह अपने घर वापस आ गया। खुशबू बहुत खुश थी। वह आकाश को वापस पाकर बहुत खुश थी। आकाश और खुशबू ने एक दूसरे के लिए अपना प्यार फिर से साबित किया। उन्होंने दिखाया कि प्रेम सबसे मजबूत भावना है। निष्कर्ष, ये कहानी प्रेम की शक्ति को दर्शाती है। ये बताती है कि प्रेम किसी भी बाधा को पार कर सकता है। ये बताती है कि प्रेम ही एकमात्र चीज़ है जो वास्तव में मायने रखती है। ये कहानी आपको ये भी सिखाती है कि अपने प्रियजनों के लिए हमेशा खड़े रहें। उन्हें कभी भी अकेला न छोड़ें, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हों। शेर और कठियारों। लाबू नाम की एक तलवार थी। वह प्रतिदिन जंगल जाता था। वह दोपहर तक लकड़ियां काटता और सामान बांधकर अपने गांव लौट जाता। वह लकड़ियां गांव के बाजार में बेच देता था और उससे जो कुछ मिलता था उससे खाना पकाने के बर्तन ले लेता था और अपने घर ले जाता था। इस प्रकार उनका जीवन अत्यंत गरीबी में बीता। एक दिन की बात है, हमेशा की तरह वह जंगल गया। वह एक पेड़ के सामने रस्सी और अंगूठा लटकाकर कुल्हाड़ी से एक शाखा काटने ही वाला था कि उसे किसी जानवर के गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। उसने आवाज़ की दिशा में नजर डाली। एक जानवर दर्द से छटपटा रहा था। लाबू उस ओर जाने लगा। झील से थोड़ी दूरी पर उसने एक शेर को दर्द से गुर्राते हुए देखा। बाप रे, ये जंगल का राजा शेर है, इसके पास मत जाना। वहीं पर एक शेर की नज़र उस पर पड़ी। शेर की आंखों में बेबसी थी। लाबू ने हिम्मत करके उसके पास जाने का साहस किया। उसने देखा कि शेर के पैर का अंगूठा भी तीर से लहूलुहान हो गया है। सिंह ने कहा, भाई मेरी मदद करो, मेरे पैर में तीर लगा है, जल्दी से निकालो। लाबू को दया आ गई लेकिन वह डर के मारे करीब आ गया। शेर के पैर से एक तीर निकाला गया। झील थोड़ी ही दूरी पर थी। वह वहां चला गया, उसके अंगूठे को गीला कर दिया। फिर वह शेर के पास आया और अपने गीले अंगूठे से उसके घाव को साफ किया। जंगल में कई जंगली औषधीय पौधे हैं। किसी औषधीय पौधे की पत्तियां लेकर उसका पेस्ट दोनों हथेलियों में लेकर शेर के घाव पर पुलटिस की तरह लगाएं। सिंह ने बताया कि जब वह पानी पीने के लिए झील पर आए तो एक शिकारी ने तीर से उनका शिकार करने की कोशिश की। हालांकि तीर लगा, वह उछला और बमुश्किल झाड़ियों में छिप गया। हालांकि शेर एक हिंसक जानवर था, फिर भी लाबू को उस पर दया आ गई।
दिन में लकड़ी काटते काटते उसने कई बार उसकी जांच की और जब शाम हुई तो लाबू ने फिर उसके घाव पर दवा लगाई। अगले दिन लाबू सामान्य से पहले जंगल चला गया। मैंने देखा कि शेर उधर से चला आ रहा है और झील के किनारे पानी पी रहा है। सिंह ने कहा कि उन्हें रात में अच्छी नींद आई। 4-5 दिन में शेर ठीक हो गया। हालांकि लाबू ने घाव की जांच की और दवा लगाना जारी रखा। अब शेर ठीक से चल सकता था। एक शाम जब लाबू लकड़ी लादकर घर लौट रहा था तो सिंह ने कहा, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। लाओ, ये लकड़ी पीठ पर रख दो। मैं तुम्हें तुम्हारे गांव पादर तक छोड़ दूंगा। हम सचमुच थक गए थे। उसने शेर की पीठ पर बोझ रख दिया। फिर तो ये रोज का नियम बन गया। लाबू लकड़ियों का बोझ तैयार करता था और सिंह कहीं से भी समय पर पहुंच जाता था। वह इसे रोज गांव के पाद में छोड़ देता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए लाबू का लालच भी बढ़ने लगा। एक भारी 2 हो गए, 2 से 4 हो गए। वह और धन इकट्ठा करने लगा। गांव में भी चर्चा होने लगी। लाबू को शेर के साथ देखने के लिए पादर तक ग्रामीण जुटने लगे। गांव में लाबू और उसकी पत्नी का सम्मान बढ़ने लगा। सभी लोग शेर की कहानियां सुनने के लिए उसके पास एकत्रित होने लगे। शेर की तरह जंगल का राजा, लेकिन लाबू बकरी बन जाता है और उसकी हर बात मानता है। जैसे जैसे सम्मान बढ़ता गया, लाबू का अहंकार भी बढ़ता गया। अक्सर शेर को पतली छड़ी से मारा करते थे। जल्दी चलो, धीरे चलो, गधे की तरह धीरे चलो। शेर आदमी की दया पर निर्भर था। उससे होने वाले लाभ को मत भूलिए। इसलिए नाचुक के हर तरह का अपमान सह रहा था। महीना, 2 महीने, 3 महीने। बड़े होने का सहज स्वभाव दिन ब दिन अनुकूल होता गया। वह ये भी भूल गया कि जिसे वह मौखिक रूप से अपमानित करता है, डंडे मारता है, उस पर अधिक से अधिक बोझ डालता है, वह गधा नहीं है, शेर है। एक दिन शेर ने कहा, लबू, तुम्हारे हाथ में ये कुल्हाड़ी है। एक काम करो, मेरी पीठ पर कुल्हाड़ी मारो। लाबू स्तब्ध रह गया। शेर, ये क्या बात कर रहे हैं? फिर भी सिंह ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं कहता हूँ, अपनी कुल्हाड़ी से वार करो। लबू ने घाव बना दिया। खून निकल आया, लेकिन सिंह ने इसे स्वीकार भी नहीं किया। 3-4 दिन बाद सिंह ने लाबू से पूछा, जरा अगर तो खारो, घाव ठीक हुआ या नहीं। लाबू ने देखा कि घाव ठीक हो गया है। तब शेर बोला, देखा लाबू, तुम्हारी कुल्हाड़ी से लगा घाव भी ठीक हो गया है। मैं उस दिन तीर के घाव पर दवा लगाने की दयालुता नहीं भूला हूँ। बदले में मैंने अब तक आपकी बहुत सेवा की है। मैं ये देखने का इंतजार कर रहा था कि जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, क्या आपके मानवीय स्वभाव में सुधार होता है। पर वह नहीं हुआ। कुल्हाड़ी का घाव सहा जा सकता है, लेकिन अपने कटु गांव के लोगों के बीच डंडे से मेरा अपमान करना, गधे की तरह शेर को गधे की तरह हाँकने का अहंकार। लाबू, कैसे आदमी हो तुम? मन से किसी की सेवा नहीं कर सकते। क्या आप में बदले की भावना है? अब कल से तुम न मिलोगे, न आशा रखोगे। जाते समय एक बात कहना याद रखें, कुल्हाड़ी का घाव तो कभी भी भर जाता है, परंतु कड़वे कांटे का घाव कभी नहीं भरता। और शेर चुपचाप जंगल में चला गया। सुखी परिवार। नर्मदा नदी के किनारे घना जंगल था। वहां वीरा नाम की एक शेरनी एक मांद में रहती थी। एक बार किसी शिकारी ने उस पर तीर चलाया। वीरा के पंजे में जाकर लगा। वीरा के बार बार कोशिश करने पर भी तीर निकल नहीं पा रहा था। सावी नाम की एक जंगल सुअरिया झाड़ियों में छिपी हुई यह सब देख रही थी। उसके मन में आया कि जाकर वीरा का तीर निकाल दे, उसकी सहायता करे, पर उस डर से कि वीरा कहीं उस पर ही आक्रमण न कर दे। सावी चुपचाप बैठी रही। वीरा डाक से बहुत व्याकुल हो रही थी। वह कराहती हुई बोली, अरे, यहाँ कोई आस पास हो तो मेरी सहायता करे। झाड़ी में से सावी बोली, सहायता तो कर सकती हूँ, पर मुझे डर है कि कहीं तुम मुझे खा न जाओ। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि जीवन भर तुम्हारी मित्र बनी रहूंगी, वीरा ने कहा और दर्द से आंखें मूंद ली। ये सुनकर सावी जल्दी से झाड़ी से निकली। उसने एक ही झटके में वीरा का तीर निकाल दिया। सावी ने उस जगह को कसकर दबाया। खून निकलना जल्दी ही बंद हो गया। तब नदी से पानी ला लाकर सावी ने वीरा का घाव धोया। सावी की उपचार से जल्दी ही घाव भर गया। जिसकी हम सेवा करते हैं, दुख मुसीबत में सहायता करते हैं, उसका मन जीत लेते हैं। सावी ने भी अपनी सेवा से वीरा के मन को जीत लिया। वे दोनों पक्की सहेलियां बन गई। योग्य और समर्थ से मित्रता सदैव हितकारी ही होती है। वीरा सभी का उपकार ही करती रहती। अपने शिकार में से वह सदैव सावी को भी हिस्सा देती। सबको पता था कि सावी वीरा सहेली है, अतएव किसी भी जानवर की हिम्मत न थी कि सावी को तंग कर सके। संयोग की बात है कि कुछ समय बाद वीरा और सावी दोनों के एक साथ बच्चे पैदा हुए। वीरा के 2 बच्चे पैदा हुए और सावी के 8।
सावी अपना बड़ा परिवार देखकर फूली न समाती थी। धीरे धीरे सावी को अपने बड़े परिवार पर घमंड होने लगा। वह सोचने लगी कि मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ, एक साथ 8 बच्चे मेरी सेवा करेंगे। सावी देखती कि वीरा बस अपने 2 बच्चों को लेकर बैठी है। उसे वीरा पर तरस आता। सावी सोचती, काश वीरा के भी खूब सारे बच्चे होते। एक दिन वीरा का विचार इससे भिन्न था। वह बोली, बच्चों की संख्या अधिक होने से क्या होता है? बच्चे चाहे 1-2 ही हों, पर हो योग्य। अधिक बच्चे होने से तो माँ बाप को कोई सुख नहीं मिल सकता और उल्टे पालन पोषण में कठिनाई ही होती है। सावी को वीरा की बात बहुत बुरी लगी। वह सोचने लगी कि वीरा उस पर ही व्यंग्य कर रही है। अतः सावी क्रोध से बोली, अरे तू मेरे बच्चों को देख देख कर चिढ़ती है। खुद तो तू कुल 2 बच्चों को ही जन्म दे पाई है, इसलिए मेरा भरा पूरा परिवार देख नहीं सकती। सावी दांत निकाल निकाल कर चीख रही थी। उसे समझाते हुए वीरा बोली, सावी बहन क्रोध न करो, कुछ समझदारी से बोलो। क्रोध समझदारी को घर से बाहर निकाल देता है। क्रोध करने से योग्य भी मूर्ख बन जाता है। वीरा की बात सुनकर सावी और भी भड़क उठी। वह जोरों से घुराने लगी, कहने लगी, ओह तुम मुझे रोज मांस लाकर दे देती हो न, इसलिए मुझ पर एहसान झाड़ रही हो। ऐसा पता होता तो तुम्हारा दिया छूती तक नहीं। मैं अपने मरे बच्चों का मुंह देखूं, यदि अब मेरा कभी तुम्हारा दिया खाऊं तो। वीरा समझ गई कि इस समय सावी से कुछ भी कहना सुनना बेकार है। गुस्सा करने वाले को ये ज्ञान नहीं होता कि क्या उचित है और क्या अनुचित। अतः वीरा अपने दोनों बच्चों को लेकर चुपचाप वहां से चली गई। उसी रात को जब वीरा बच्चों को लेकर नदी पर पानी पीने जा रही थी, तो कुछ शिकारी उसके पीछे पड़ गए। वे उसका तथा उसके बच्चों का शिकार करना चाहते थे। वीरा उनकी निगाह से जैसे तैसे बचती हुई पास के जंगल में पहुंची। वीरा ने निश्चय किया कि जब तक बच्चे बड़े न हो जाएंगे, वह इसी जंगल में ही रहेगी। पहले वाले जंगल में तो शिकारियों का लगातार सदैव डर ही बना रहता है। कुछ समय में वीरा के बच्चे बड़े हो गए। वीरा ने उन्हें बहुत ही निपुण बना दिया था। वे इतने योग्य, विनयशील और अनुशासन में रहने वाले थे कि जो भी उनसे मिलता तो उसका मन प्रसन्न हो जाता था। एक दिन वीरा मन में सोचने लगी, अब तो मुझे शिकारियों का डर नहीं रहा। अब मुझे पहले वाले जंगल में चलना चाहिए। मेरे सभी संगी साथी वही है, वे मेरी चिंता करते होंगे। ये सोचकर वीरा अपने बच्चों को लेकर उस जंगल की ओर चल पड़ी। थोड़ी ही देर में वे वहां पहुंच गए। वीरा को बच्चों सहित राजी खुशी आया देखकर सभी जानवर बड़े प्रसन्न हुए। वीरा जब अपनी मुरानी मान के पास पहुंची तो चौंक पड़ी। वहां पर सावी लेटी हुई थी। वह इतनी दुर्बल हो गई थी कि पहचानी नहीं जाती थी। उसके 8 बच्चे भी सूख सूख कर हड्डी का ढांचा हो रहे थे। वे सभी उसके थनों को पकड़ पकड़ कर जोरों से चूस रहे थे, एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। उनकी दूध पीने की आदत अभी तक छूटी न थी। उन्हें देखकर वीरा एकदम ठिठक गई। सावी और उसके बच्चों की दुर्दशा देखकर उसका मन करुणा से भर गया था। उसके मुंह से बस इतना ही निकला, सावी बहन यह क्या हुआ तुम्हें? वोरा को देखकर सावी की आंखों में आंसू भर आए। वह बोली, वीरा बहन मुझे माफ कर दो, मैंने बिना बात के ही तुमसे भला बुरा कहा था। मेरी बात तुम्हें इतनी बुरी लगी थी कि तुम मुझे छोड़कर ही चली गई। धत पगली, ऐसा नहीं कहते, तेरी बात का भला क्यों बुरा मानने लगी? वीरा ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा। फिर उसने बताया कि किस प्रकार उसे अचानक इस जंगल से जाना पड़ा था। तब तक वीरा के बच्चे भी वहां आ गए थे। उन्होंने अपनी माँ के साथ बातें करते देखा। वे वही आकर खड़े हो गए। नमस्ते मौसी, दोनों बच्चों ने हाथ जोड़कर झुककर कहा। सावी ने बहुत ही प्रसन्न होकर उन्हें बार बार आशीर्वाद दिया और कहने लगी, ओह तुम्हारे बच्चे कितने सुंदर, सुशील और सभ्य है। बताओ तो तुम्हारी यह स्थिति क्यों हुई? तुम कब से बीमार हो? वीरा बार बार पूछने लगी। सावी ने बताया कि जब तक वीरा वहां रही उन्हें खाने पीने की तकलीफ नहीं रही। सावी और उसके बच्चों को बिना अधिक मेहनत किए ही खाना मिल जाता था। सावी ने कभी यह बात गंभीरता से सोची तक न थी। अतः वीरा के चले जाने पर सावी को भोजन की तलाश में जाना पड़ा। 8 बच्चों और अपने लिए वह खाना ढूंढते ढूंढते थक जाती थी। उसका शिकार करने का अभ्यास भी छूट चुका था। एक दिन वह शिकारियों के चंगुल में फंस गई। उसके पेट में गोली लगी। जैसे तैसे वह प्राण बचाकर भागी। उसी दिन से वह बीमार है। अब वह अपने और बच्चों के लिए खाना भी बड़ी कठिनाई से ही ला पाती है। पर सावी बहन, तुम्हारे बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं, इन्हें खाना खोजने क्यों नहीं भेजती? वीरा ने पूछा। क्या बताऊं वीरा बहन, ये बच्चे ही निकम्मे हैं, कुछ काम करना नहीं चाहते। लाकर यदि दे दूं तो खा लेंगे, नहीं तो मेरा दूध ही चूसते रहेंगे।
इतने बड़े हो गए पर दूध पीने की इनकी आदत नहीं छूटी। मैंने क्यों नहीं बचपन से ही इनमें स्वावलंबन की आदत डाली। हाय, मैं इन्हें कुछ नहीं सिखा पाई। परेशान होने से क्या होगा बहन, इन्हें अभी भी सिखाने की कोशिश करो, वीरा कहने लगी। सावी उदास सी होकर कहने लगी, बहन तुम्हारी बात में ही सच्चाई थी। वह परिवार सुखी नहीं होता जिसमें बहुत सारे सदस्य हो, वही परिवार सुखी होता है जहाँ प्यार हो, शांति हो। अधिक बच्चों को जन्म देना माता पिता का गौरव नहीं है। बच्चे चाहे कम हो पर वे सुयोग्य हो, उसी में माता पिता का गौरव है। निराश न हो सावी, प्रयास करो, ईश्वर करे तुम्हारे बच्चे जल्दी ही योग्य बने। ऐसा कहकर वीरा ने सावी की पीठ थपथपाई और अपने बच्चों के साथ मांद में घुस गई। उसे अपने बच्चों पर गर्व हो रहा था। अंदर जाकर वीरा ने उन्हें गले से लगा लिया। तो दोस्तों, आप सभी को कैसी लगी